Hello bachcho, let's read this question. So this question says, even Carnot engine cannot give 100% efficiency because we cannot. Option A is prevent radiation. Option B is find ideal sources. Option C is reach absolute zero temperature and option D is our eliminate friction. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप इसमें लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज efficiency of Carnot engine. Okay, efficiency of Carnot engine. This is the key concept of this question. Efficiency of Carnot engine. Carnot engine की efficiency इस क्वेश्चन का क्या आपका की कॉन्सेप्ट है। अब देखिए एफिशिएंसी किसी कार्नोट इंजन की कैसे डिफाइन करते हैं। एफिशिएंसी आपकी जो होती है एफिशिएंसी होती है कार्नोट इंजन की ईटा से हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 - T2 डिवाइड बाय T1। 1 - T2 डिवाइड बाय T1। ओके, यहाँ पर आपका जो T1 है, T1 क्या होता है, T1 इज कॉल्ड अवर सोर्स टेम्परेचर। T1 क्या है आपका सोर्स का टेम्परेचर है और T2 है आपका सिंक का टेम्परेचर। T2 है आपका सिंक टेम्परेचर। ओके, अब देखिए T1 और T2 हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। T2 आपका सोर्स का टेम्परेचर, सॉरी T1 आपका सोर्स का टेम्परेचर है और T2 आपका क्या है, सिंक का टेम्परेचर है। दिस इज अवर एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन। अब देखिए एफिशिएंसी का 100% यानी कि 100% एफिशिएंसी होने का मतलब है ये आपकी एफिशिएंसी को अगर आप यहाँ पर इसको इंटू 100 कर देंगे तो ये आपकी किस में जाएगी, दिस इज अवर गिव्स अस द परसेंटेज एफिशिएंसी। ये आपकी क्या हो जाएगी, परसेंटेज एफिशिएंसी हो जाएगी। परसेंटेज एफिशिएंसी के लिए आपको देखिए ये टर्म के लिए आपको अगर हम चाहते हैं कि हमारी एफिशिएंसी 100% हो तो 1 - ईटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ईटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ईटा की वैल्यू 1 कैसे हो सकती है, देखिए ईटा की वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं, 1 - T2 डिवाइड बाय T1। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, T2 डिवाइड बाय T1 इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, T2 डिवाइड बाय T1 की वैल्यू आपकी 0 आनी चाहिए। तभी हम बोल सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी आपकी 100% होगी। अब देखिए T1 क्या यहाँ पर आपका T1 है आपका सोर्स का टेम्परेचर। इसका मतलब है कि आपका जो सोर्स का टेम्परेचर है T1 या तो वो आपका इन्फिनिटी रीच करना चाहिए। अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर आपका इन्फिनिटी चला जाएगा तो इस टर्म T2/T1 की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। और अगर आपका T2 की वैल्यू कितनी 0 हो गई तो इसका मतलब तब भी इस टर्म T2/T1 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमें देखनी है। अब देखिए T1 आपका इन्फिनिटी हो जाए यानी कि आपका जो सोर्स टेम्परेचर है वो हो जाए इन्फिनिट। यानी कि हम पर एक ऐसा रिजर्वायर है जिस पर क्या जिस जो क्या करे हमें इन्फाइनाइट टेम्परेचर दे, ठीक है, जो हमें इन्फाइनाइट टेम्परेचर दे। तो ये आपकी पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। या फिर एक ऐसा टेम्परेचर या फिर एक ऐसा सिंक हो, सिंक मतलब जिस पर हमारी जो रेस्ट रेजिडुअल जो हमारी वर्क करने के बाद हीट बचती है वो जाती है, उसे हम सिंक बोलते हैं। उसका टेम्परेचर क्या हो, एब्सोल्यूट जीरो। दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ये देखिए आपके थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक कंडीशन है कि द नॉन अटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, T2 आपका सिंक टेम्परेचर जीरो के इक्वल ना हो तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर से हम क्या, हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को रीच नहीं कर पाते। T2 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि आपका जो T2 है वो क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट जीरो को यहाँ पर रीच नहीं कर पाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर से बोल सकते हैं, देखिए हमसे पूछा गया था कि कार्नोट इंजन 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं देता है। ऑप्शन ए में बोला गया था कि प्रिवेंट रेडिएशन, तो ये आपका आंसर नहीं है। बी में बोला गया था कि फाइंड आइडियल सोर्सेज, ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। सी में बोला गया था कि रीच एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बिकॉज वी कैनॉट रीच एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये आपका राइट आंसर है। ये आपकी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है। डी में हमसे बोला गया था एलिमिनेट फ्रिक्शन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका राइट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, ऑप्शन सी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन सी को हम यहाँ पर ऐसे टिक कर सकते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।